नमस्कार, मैं हूं गायत्री शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें, कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है, इसलिए अब भी सावधान हो जाइए। अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा का ख्याल कीजिए, क्योंकि देश में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप मास्क जरूर पहने। हमने बाकायदा मास्क के लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। एक बार फिर से बार बार और हर घंटे आपसे अपील करेंगे कि आप मास्क जरूर पहने, क्योंकि मास्क ही सबसे बड़ा बचाव है। और आइए शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह कि दिल्ली में आज से 44 साल की उम्र वाले जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन का काम शुरू हो चुका है। इस सब के बीच आपको बता दें, मुख्यमंत्री की तरफ से यही ऐलान किया गया था कि आज से इसकी शुरुआत होगी, क्योंकि 4.5 लाख वैक्सीन मिल चुकी है। और इस सब के बीच आज से टीका लगाया जाएगा। 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई है। एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी जानकारी दी थी। 18 से 44 साल के लोगों के लिए करीब 4 लाख कोरोना वैक्सीन पहुंच गई है। लोगों को टीका लगाने के लिए कई सरकारी स्कूलों में वैक्सीन सेंटर बनाया गया है। वैक्सीन सेंटर पर लोगों की भीड़ ना जुटे और कोरोना नियमों का ध्यान रखा जाए, इसके लिए बाकायदा पूरी तैयारी कर ली गई है। कई जगहों पर कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों का आना भी शुरू हो चुका है। तो दिल्ली में शुरुआत, हालांकि इससे पहले कई जगहों पर इसकी शुरुआत हो गई है। मसलन उत्तर प्रदेश में भी कई जिलों में इसकी शुरुआत कर दी गई है, जहां पर सबसे ज्यादा केसेस हैं। और तीसरे चरण के तहत अब दिल्ली में भी इसको शुरू कर दिया गया है। दिल्ली में कहां-कहां वैक्सीन लगेगी, लगातार हम आपको ये ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। 6 स्कूल सेंटर्स बनाए गए हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली में। उत्तर पश्चिमी दिल्ली में भी 6 सेंटर्स बनाए गए हैं, जहां पर ये वैक्सीन लगेगी। शादरा में 8 स्कूल्स को सेंटर्स में तब्दील कर दिया गया है। तो वहीं दक्षिण दिल्ली में भी 4 सेंटर बनाए गए हैं। 18+ वाले लोगों को तीसरे चरण के तहत दिल्ली में शुरुआत हो गई। सिंबॉलिक तरीके से हालांकि ये शुरुआत हो गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इसको पूरी प्रक्रिया के साथ आज से शुरू करने जा रहे हैं। और कहां-कहां सेंटर बनाए गए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले आपको ऐप पर बाकायदा इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और उसी के बाद आपका वैक्सीनेशन होगा। इसमें डेथ और जो मतलब कंडीशन है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो इसलिए जैसे ही हम मतलब गवर्नमेंट ने ऐसे 18+ के लिए ओपन किया वैक्सीनेशन, तो हमने इसको रजिस्टर किया एंड यहाँ पर इसको लगाने के लिए आए हैं। सबको लगाना चाहिए, मतलब बहुत ज़रूरी है सबके लिए इंजेक्शन लगवाना, क्योंकि क्या कहते हैं अभी जितना भी हो रहा है सिचुएशन जैसा भी है उन सब के लिए, उन सबसे सेफ रहने के लिए 10% उम्मीद है कि मैं तो सेफ रहूँगी। इसलिए मैं सबको सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आपको वैक्सीन अवेलेबल है और आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, तो प्लीज़ जाइए और वैक्सीन लगवाइए। और चलिए हम सीधे दिल्ली रुक कर लेते हैं। दीपक रावत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव दिल्ली में। दीपक, आप किस जगह पर खड़े हैं? और आप देखिए, सिंबॉलिक तरीके से तो शुरू कर दिया गया था, सिंबॉलिक तरीके से और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुंबई से हमारे साथ आशीष दीक्षित जुड़ चुके हैं, इसके अलावा हमारे साथ मनोज शर्मा भोपाल से। लेकिन सबसे पहले दीपक, मैं आप ही के पास है, दिल्ली में आप किस जगह पर मौजूद है? क्योंकि सिंबॉलिक तरीके से तो पहले शुरू कर दिया गया था तीसरे चरण के तहत वैक्सीनेशन, लेकिन आज पूरी प्रक्रिया के साथ इसकी शुरुआत होने जा रही है। क्या तैयारियां, क्या देख पा रहे हैं आप? जी गायत्री, 1 मई से इसकी शुरुआत होनी थी, लेकिन जो दिल्ली को डोजेज मिली हैं वो लेट मिली हैं। 4.5 लाख के आसपास डोजेज मिली हैं और आज से 18 से 44 साल के बीच के लोगों को ये लगनी शुरू भी हो गई है। वेस्ट विनोद नगर में हम मौजूद हैं, एक सरकारी स्कूल है। दिल्ली सरकार ने कहा था कि 77 ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहां पर ये वैक्सीन आज से लगाई जाएगी। उनमें से एक स्कूल ये भी है वेस्ट विनोद नगर का, जहां पर आप लंबी कतार देख सकते हैं। देर रात को लोगों को स्लॉट मिला है कि उनको कहाँ जाना है, कब जाना है, इसलिए जो लोग हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और आप भी देखिए तो यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन डेस्क बनाया गया है, जहाँ पर ये चेक किया जा रहा है कि उनका जो टाइम स्लॉट है वो सही है या नहीं है, क्या वो अपने टाइम के हिसाब से यहाँ पर पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे हैं। लगातार उनसे ये चेक किया जा रहा है और उसके बाद इनको वैक्सीनेशन वाले रूम में भेजा जाएगा, जहाँ पर इन्हें वैक्सीन लगाई जाएगी। तो लगातार जो है वो लोग पहुँच रहे हैं और सरकार की ये कोशिश थी कि इन लोगों को 77 जो सेंटर्स बनाया गया स्कूलों में, इन जगहों पर इसलिए बुलाया जाए ताकि संक्रमण फैलने का खतरा कम से कम हो। कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये कह रहे थे कि अगर वो कोविड अस्पतालों में वैक्सीन लगाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें डर लगता है। ऐसे में वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगाएं, यही कोशिश है सरकार की तरफ से। और ये वजह है कि लगातार देखिए लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कुछ लोगों से अब बात करने की कोशिश भी करेंगे कि वो वैक्सीन लगाने यहाँ पर पहुँचे। सर, वैक्सीन यहाँ से लगाई जा रही है, काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ा, क्या कहेंगे? थैंक यू तो गवर्नमेंट जो उन्होंने हमारे लिए किया है, और इट्स लाइक ए क्राइसिस है, पेंडेमिक चल रहा है, तो गवर्नमेंट ने जो हमारे लिए अप्रिशिएट लिया है, तो वी आर थैंक टू गवर्नमेंट। कब मिला आपको टाइम स्लॉट?
टाइम स्लॉट मुझे आज मिला, क्योंकि मैं रेगुलरली जिस दिन से मैंने रजिस्ट्रेशन किया था शाम को 4 बजे स्टार्ट हुआ था, वैसे ही रजिस्ट्रेशन कर दिया था। बट स्लॉट मुझे आज 4 बजे कल शाम को 8:55 पे अपडेट हुआ न्यूज़ में कि दिल्ली के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वैक्सीन लगाई जाएंगी। तो मैंने कल तुरंत 8:56 पे यहाँ का स्लॉट ले लिया और जो कि 9 बजे तक खत्म भी हो गया। स्कूलों में लगाया जा रहा है अस्पतालों के बजाय, ताकि लोग सुरक्षित रहें, संक्रमित ना हों। क्या लगता है कि सरकार का सही तरीका है इस तरीके से? हाँ, ये तरीका सही है एग्जैक्टली, क्योंकि हॉस्पिटल्स में ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, तो इट्स बेटर कि स्कूल्स वगैरह में हो रहे हैं। तो गायत्री, ये देखिए लोग लगातार वैक्सीन लगाने के लिए फिलहाल पहुंच रहे हैं। ठीक है दीपक, लौट रहे हैं हम आपके पास। एक बार मुंबई की तरफ रुक कर लेते हैं। मुंबई में आज सिर्फ 18 से 44 साल के लोगों को ही वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए सिर्फ 5 वैक्सीनेशन सेंटर्स खुलेंगे जहां 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। इन सेंटर्स पर उन्हीं लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी जिन लोगों ने पहले से रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। इसके साथ ही 45 से ज्यादा उम्र वालों के लिए वैक्सीन सेंटर बंद रहेंगे। वैक्सीन नहीं मिलने की वजह से बीएमसी ने यह फैसला किया है। आशीष दीक्षित वहां से हमारे साथ मौजूद है। आशीष, आप कहां पर मौजूद है मुंबई में, जरा बताइए वहां पर क्या तैयारी 18+ के टीकाकरण के लिए? गायत्री, इस समय हम मुंबई के सबसे बड़े बीकेसी कोविड सेंटर पर मौजूद है, जहां पर 18 से 44 साल के जो लोग हैं उनका टीकाकरण शुरू हो गया है। लेकिन यहां की 2 तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहां पर आज सुबह एक बोर्ड लगाया गया है और ये कहा गया है कि वैक्सीन की कमी के चलते 45 साल के ऊपर के जो लोग हैं उन्हें वैक्सीन नहीं दिया जाएगा। कुछ लोगों को पहले से कहा गया था कि उन्हें मंडे को वापस आना है सेकेंड डोज के लिए, लेकिन जब वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं तो उन्हें ये पता चल रहा है कि आज उन्हें वैक्सीन नहीं मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है। ऐसे ही कुछ लोग हमारे साथ हैं। मैडम, क्या कहना चाहेंगी? क्या बताया गया था पहले आपको? टीवी पर भी दिखाया गया था, पेपर में भी आया था कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन बंद रहेगा, सब मंडे से सबके लिए चालू हो जाएगा। इसलिए हम लोग अभी मंडे सोच के आए, लेकिन टीवी पे कल दिखाया नहीं कि किस में नहीं आया कि बाबा आज भी सीनियर सिटीजन के लिए। कल से मैं फोन लगाता हूँ, नोबडी हैज रिस्पॉन्स ऑन फोन, उठाता ही नहीं कोई, उठाता नहीं। और क्या करने का है पब्लिक में? अभी क्या बोला मालूम है कि मैं बोली कि आपने पहले बोला था 45 to 55 डेज, लेकिन अभी बीकेसी के जो डीन हैं वो हमारे साथ इस समय एक्सक्लूसिव मौजूद हैं। डेरे सर, 45 साल के ऊपर के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, पर उन्हें वैक्सीन नहीं मिलेगी, शॉर्टेज है वैक्सीन की। क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करेंगे? अपील तो यही करेंगे कि हम राह देख रहे हैं कि जल्दी से जल्दी 45+ और 60+, फिर हेल्थ केयर वर्कर भी कुछ बचे हैं, FLW भी कुछ बचे हैं, इनका तुरंत रजिस्ट्रेशन या ऑनलाइन शुरू किया जाए, जिनके इनको सारी वैक्सीन मिले। यही हम अपील करना चाहेंगे। अपील तो यही है, लेकिन यहाँ का नज़ारा गायत्री हम आपको दिखाना चाहेंगे कि हंगामा हो रहा है। यहाँ पर पुलिस को बुलाया गया है, हंगामा हो रहा है क्योंकि लोग यहाँ पर पहुंचे थे वैक्सीन लेने के लिए और वैक्सीन आउट ऑफ स्टॉक होने की वजह से केवल 18 से 44 साल के जो लोग हैं उन्हें दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं। ठीक है आशीष, लेकिन इनको बताया नहीं गया क्या, जिसकी वजह से लोगों को परेशान होना पड़ा और फिर इस कदर हंगामा करना पड़ा? आशीष, हम लौटेंगे आपके पास। इस बीच बता दें अपने दर्शकों को, देश में कोरोना का कोहराम लगातार जारी है और पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो पूरे देश में कोरोना के 3,68,000 नए मामले भी सामने आए, जो कि कल के मुकाबले 24,000 कम है। कल के मुकाबले देखिए 24,000 कम है। ये लगातार दूसरा दिन है जब कोरोना के नए मामलों में कमी आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 3,417 लोगों की मौत हो गई। मौत का ये आंकड़ा भी कल के मुकाबले कम है। कोरोना से जारी लड़ाई में एक अच्छी खबर ये है कि एक दिन में 3 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। तो ये आंकड़े स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दिए गए हैं। रवि इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। रवि, राहत तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये क्या है कि अच्छा साइन माना जा सकता है कि 24,000 मामले कम आए हैं। हालांकि आंकड़ों की जो संख्या 3,68,000 अभी भी नए केसेस के बनी हुई है, लेकिन आने वाले वक्त में कुछ राहत मिलेगी, उसका एक साइन माना जा सकता है क्या रवि? अभी उसके संकेत ये बिल्कुल नहीं कर सकते कि आने वाले दिनों में इन आंकड़ों के आधार पर हम कह सकते हैं कि अच्छे संकेत भविष्य में मिलने वाले हैं। उसकी वजह है क्योंकि एक दिन पहले के जो आंकड़े आए थे उसके कंपैरिजन आज के जो आंकड़े कम हुए हैं, उसकी वजह यह है कि एक दिन पहले टेस्टिंग की संख्या वो ज्यादा हुई थी और एक दिन के बाद में टेस्ट कम हुए हैं। आज जो टेस्ट हुए हैं वो 15 लाख हुए हैं। उसके एक दिन पहले 18 लाख टेस्ट हुए थे, तो उस 3 लाख की कमी आई है टेस्ट में। तो अगर टेस्ट में कमी आती है तो अपने आप ऑटोमेटिकली केसेस
केसेस में कमी आती है। और अगर हम उसको पॉजिटिविटी रेट के हिसाब से देखें तो एक दिन पहले 22% पॉजिटिविटी रेट था पूरे देश में और आज है 24.46 पॉजिटिविटी रेट। तो कल के कंपैरिजन पॉजिटिविटी रेट की संख्या ज्यादा है। तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि कल के मुकाबले आज के आंकड़े में बढ़ोतरी हुई है। फिर सवाल ये उठेगा कि आखिर टेस्टिंग क्यों कम की जा रही है। शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 24 घंटे में पूरे देश में कोरोना के 3,68,000 मामले सामने, अगर बात करें कंपेयर करें पिछले दिनों से 24,000 केसेस कम आए हैं, लेकिन इसे राहत की बात इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि टेस्ट ही नहीं हुए हैं उस संख्या में जिसकी वजह से आंकड़े गिरे हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में भी हर दिन हजारों लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं और पिछले 24 घंटे में राज्य में 12,379 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। तो वहीं इस महामारी ने 102 लोगों की जान ले ली। अच्छी बात यह रही कि जितने लोग बीमार हुए उससे ज्यादा लोग कोरोना से ठीक होकर अपने घर भी लौट गए। पिछले 24 घंटे में 14,562 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी मिल गई। वहीं राज्य में 88,511 एक्टिव केस है जिनका इलाज चल रहा है। कोरोना पर काबू पाने के लिए शिवराज सरकार ने भोपाल में नाइट कर्फ्यू बढ़ा दिया है। भोपाल में अब नाइट कर्फ्यू 10 मई तक लागू रहेगा। तो नाइट कर्फ्यू को शिवराज सरकार की तरफ से बढ़ा दिया गया है, लेकिन इस सबके बीच नहीं थम रहे हैं मामले। लगातार जो लोग हैं वो कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। यही वजह कि 24 घंटे में 12,379 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। भोपाल से मनोज हमारे साथ है। मनोज, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज की तारीख में हालात वहां पर क्या हैं, और दूसरी बात ये कि शिवराज सरकार की तरफ से भी कहा गया था हमें वैक्सीन नहीं मिल पाई इसलिए वैक्सीनेशन को शुरू नहीं कर सकते, उसको लेकर कोई जानकारी कब से शुरू होगा? वैक्सीनेशन को लेकर तो अभी मध्य प्रदेश में किसी तरह की सुगबुगाहट नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साफ कर चुके हैं कि जब वैक्सीन आ जाएगी उसके बाद ही लगने का काम होगा। अभी जो वैक्सीन है जिनको दूसरा डोज लगना है, जो पहले जो 45 साल से ज़्यादा उम्र के दूसरी बीमारियों के साथ जो लोग थे जिनका वैक्सीनेशन पहले शुरू हो चुका था, तो अभी उनके लिए वैक्सीनेशन का जो रखी हुई वैक्सीन है वो उस काम में आगे आएंगी। लेकिन बड़ा सवाल जहाँ तक मध्य प्रदेश के कोरोना के आंकड़ों का है, तो 10 तारीख तक भोपाल में जो कोरोना का कर्फ्यू सरकार ने इसलिए बढ़ाया है क्योंकि जो मामले हैं वो लगातार अभी भी 1600-1700 इसके आसपास भोपाल में टिके हुए हैं। इंदौर में 1800 के आसपास मामले आ रहे हैं, जबलपुर में 700-800 मामले आ रहे हैं और ग्वालियर में तो 1000 से ऊपर आंकड़ा जा रहा है। और अगर मोटे तौर पर मध्य प्रदेश का जो पॉजिटिविटी रेट अगर आप देखोगे तो वो 21% है। यानी हर 5 लोग जो आप हैं उनमें से एक कोरोना संक्रमित है। बस राहत की बात एक है मध्य प्रदेश में कि जो ठीक होने वालों की तादाद है वो लगातार बढ़ी और सरकार का जो ताज़ा आंकड़ा कहता है कि अभी जो ठीक होने वालों की तादाद करीब 14,000 पर पहुंच गई। ये सरकार के लिए राहत की बात है कि अगर किसी को कोरोना हो भी रहा है तो तेजी से ठीक होने वालों का, स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा जो है वो बढ़ रहा है। मनोज लौट रहे हैं आपके पास, लौट रहे हैं। उधर दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार जारी है। हालांकि पिछले 24 घंटे में कोरोना मरीजों की संख्या में कमी जरूर आई है, लेकिन मौत के आंकड़ों ने लोगों में फिर से खौफ भर दिया है। लगातार दूसरे दिन दिल्ली में कोरोना की वजह से 400 से ज्यादा लोगों की जान चली गई पिछले 24 घंटे में, जहां 20,394 लोगों को कोरोना हुआ। इस महामारी ने 407 लोगों की जान ले ली। वहीं इस दौरान 24,444 लोग ठीक भी हुए हैं। राहत की बात यह है कि दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट लगातार कम हो रहा है और ठीक होने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। हमारे साथ दीपक लगातार बने हुए हैं। दीपक, एक तो ये भी बताइए, क्योंकि मुंबई में देखा बहुत सारे लोग परेशान भी नजर आए, वो लोग जो 45 साल से ऊपर हैं जिनको दूसरे चरण के तहत टीका लगाया जा रहा था। दिल्ली में क्या ऐसे लोगों को भी टीका लगाने का अभियान अभी भी लगातार जारी है? दूसरी बात है कि पॉजिटिविटी रेट तो दिल्ली में कम हो रहा है, लेकिन अभी रवि हमारे साथ जुड़े थे, कह रहे थे कि देश भर में टेस्टिंग क्योंकि कम हुई है इसलिए आंकड़े बढ़ रहे हैं, इसलिए आंकड़े जो है वो साफ नहीं हो पा रहे हैं। दिल्ली में किस संख्या में टेस्टिंग हुई है? क्योंकि उसी के बाद दिल्ली की तस्वीर भी साफ होगी कि क्या ये साइन अच्छा है या फिर नहीं आने वाले दिनों के लिए। जी गायत्री, अगर टेस्टिंग की बात करें तो दिल्ली में भी टेस्टिंग में थोड़ी सी कमी ज़रूर आई है। हालांकि शनिवार और रविवार की बात की जाती है तो इन दिनों में टेस्टिंग थोड़ी कम ही होती है, लेकिन आमतौर पर जो सरकार की बात करें तो सरकार का ये कहना है कि 70-80 हज़ार के आसपास टेस्ट रोज़ाना हो रहे हैं। लेकिन अगर पहले की बात की जाए तो करीबन 1.25 लाख टेस्ट डेली किए जाते थे दिल्ली की अगर बात की जाए सिर्फ। लेकिन जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं और टेस्टिंग में थोड़ी कमी है उसके हिसाब से भी आंकड़े काफ़ी ज़्यादा हैं गायत्री, अगर उन पर ध्यान दिया जाए। लेकिन फिलहाल वैक्सीनेशन को लेकर सरकार ज़्यादा जोर दे रही है। इस वक्त दिल्ली के अलग अलग इलाकों में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस वक्त आप देखिए कि ये एक स्कूल है जहां पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है और वैक्सीन लगने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और डॉक्टर यहां पर मौजूद हैं जो कि जिनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, कब से शुरू हो जाएगा? ये थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। तो कितनी वैक्सीन आज लग जाएगी इस पूरे सेंटर में? 150। कितनी?
150 एक वैक्सीनेटर लगाएगा, 5 वैक्सीनेटर बैठे। अच्छा, 150 के हाँ। ठीक है। तो ये गायत्री, ये तमाम जो तैयारी देख रहे हैं आप, ये इसलिए है कि ताकि सरकार का ये कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है कि संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सकता है। जो मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों की चिंता बढ़ी हुई है, उस पर भी कहीं ना कहीं रोकथाम लगाई जा सके। तो ये तमाम लोग हैं, ये आप देखिए, जो कि इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका नंबर आएगा और उनको वैक्सीन लगाई जाएगी। तो थोड़ी देर बाद जो है वो वैक्सीन लगने का कार्यक्रम यहाँ पर शुरू हो जाएगा। गायत्री, ठीक है दीपक, लौट रहे हैं हम आपके पास। इस बीच महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार थोड़ी कम हुई है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 56,647 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, तो वहीं कोरोना की वजह से 669 लोगों की मौत हो गई। इस दौरान 51,356 लोग कोरोना को मात देकर अपने घर लौट गए। वहीं मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,672 नए मामले सामने आए, जबकि 79 लोगों ने महामारी से दम तोड़ दिया। राज्य में अब तक इस बीमारी से 70,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई से लगातार आशीष हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, आप तस्वीर दिखा रहे थे, बहुत सारे लोग जो 45 साल से ऊपर के लोग हैं वो परेशान नजर आए, हंगामा कर रहे थे। क्यों, उनको जानकारी नहीं दी गई थी क्या? साफ तौर पर कम्युनिकेशन गैप यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि अभी भी ऐसे लोग हैं, आप देख सकते हैं कि भीड़ जमा हो गई है। यहाँ पर जो एंट्रेंस है वहाँ पर भीड़ हो गई है। आपको क्या बुलाया गया था आज वैक्सीन देने के लिए? सेकंड वैक्सीन दे रहे सर, तो हमको बुलाया गया नहीं, हम खुद आए हैं। तो सेकंड वैक्सीन जो वो इधर अवेलेबल नहीं है, तो बोलता है जब रजिस्टर कर, एक आदमी बोलता है रजिस्टर करिए, एक आदमी बोलता है कुछ जरूरत नहीं, पहला डोज लिया वो ठीक है, वो हिसाब से आप ये करो। अभी इधर है ही नहीं। हम लोग आए इधर, सब इंक्वायरी किया तो हमको कोई बराबर नहीं बता रहा, उल्टा सिल्टा बता रहा है सब। कम्युनिकेशन गैप यहाँ पर हो रहा है, लोग सेकंड डोज लेने के लिए आ रहे हैं। यहाँ के डीन राजेश डेरे जी अभी भी मौजूद हैं। डेरे सर, लोगों में ये संभ्रम है कि उन्हें पहला डोज लग चुका है, ऐसे में कितने दिन के बाद उन्हें दूसरा डोज मिल सकता है? आइडियली जो प्रोटोकॉल है उस हिसाब से 6 से 8 वीक में मिलना चाहिए, पर अभी सेकेंड डोज जो 45 प्लस 65 प्लस है उनकी परमिशन या सेशन अलॉट नहीं हुए, और जैसे ही हो जाएंगे उनको दिया जाए। सर, क्या कोई तकलीफ तो नहीं होगी उन्हें, क्योंकि लोग इसीलिए परेशान हैं। उनका ये कहना है पहला डोज हमने लेकर इतने दिन हो गए हैं, सेकेंड डोज नहीं मिल पा रहा है। परेशानी देखिए, वैसे देखे गए तो टाइम पे मिलना चाहिए, पर अभी जब तक हमें ऊपर से सूचना नहीं आती हम दे नहीं पाए। साफ तौर पर वैक्सीन की कमी देखी जा सकती है यहाँ पर, और लोग परेशान हैं। कुछ लोग जबरन अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें पुलिस ने रोका है, लेकिन लोग अभी भी वैक्सीन सेंटर के अंदर जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि 18 से 44 साल के जो लोग हैं वो जा रहे हैं, उनका वैक्सीनेशन हो रहा है, लेकिन 45 साल के ऊपर के जो लोग हैं उन्हें वैक्सीन नहीं मिल रही है। कुछ लोग ऐसे ही आप देख सकते हैं दृश्यों में कि बाहर निकले हैं, जस्ट वैक्सीन लेकर अभी बाहर निकले हैं। उनका ये कहना है कि कोई भी तकलीफ उन्हें नहीं हुई है। ऐसे ही कुछ लोग हमारे साथ हैं। सर, आपने वैक्सीन ले ली है? आशीष लौटेंगे, लेकिन ये तो वही वाली बात हुई, क्योंकि दोनों ही कैटेगरी के लोग जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच एक अभियान के तहत रोक दिया गया, 45 साल से ऊपर वाले लोगों के लिए जो अभियान है वो रोक दिया गया है, और तीसरे चरण के तहत जो 18 प्लस वाले लोग हैं उनके लिए अभियान शुरू कर दिया गया है। ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है कि ऐसी अव्यवस्था भी क्यों, क्योंकि जो 45 साल से ऊपर के लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं, उनको जानकारी तक नहीं दी गई। उधर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं और हालात बिगड़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 30,983 लोग इस बीमारी के शिकंजे में आए, तो 290 लोगों ने इस बीमारी की वजह से दम भी तोड़ दिया। लेकिन अच्छी बात यह रही कि पिछले 24 घंटे में जितने लोग पॉजिटिव पाए गए उससे ज्यादा लोग इस बीमारी से ठीक हुए। 36,650 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। राजधानी लखनऊ के अलावा नोएडा, गाजियाबाद और सहारनपुर में कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, और राज्य में कोरोना की रोकथाम के लिए योगी सरकार ने कई कदम भी उठाए, कई अहम फैसले लिए। उत्तर प्रदेश में अंतरराज्यीय यानी कि दूसरे राज्यों से आने वाले बसों पर रोक लगा दी गई है, और साथ ही विमान से आने वाले यात्रियों के लिए नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया गया। इसके अलावा गांव में आने वाले लोगों की कोरोना जांच होगी और उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा। ट्रेन में सफर करने वालों की भी जांच होगी, संदिग्ध पाए जाने पर उनका एंटीजन टेस्ट भी होगा। और आइए अब बात उत्तराखंड की। उत्तराखंड में भी कमोबेश इसी तरीके के हालात बने हुए हैं। वहां पिछले 24 घंटे में 5,606 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले, जबकि कोरोना की वजह से 71 लोगों की जान चली गई। वहीं इस दौरान 2,935 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिली। राज्य में अब तक कोरोना की वजह से 2,800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।
उधर बिहार की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 13,534 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इनमें से सबसे ज्यादा पटना में 2,748 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव है। राज्य भर में कोरोना की वजह से 97 लोगों की मौत हुई। इस दौरान 11,694 लोगों ने कोरोना को मात दी, ठीक होकर अपने घर लौट गए। फिलहाल राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,09,945 है, जिनका इलाज चल रहा है। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ने लगी है, लेकिन चिंता की बात यह है कि कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा रोजाना बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें, राज्य में 13,322 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले, जबकि कोरोना की वजह से 145 लोगों की मौत हो गई। राज्य में कोरोना पर लगाम लगाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लॉकडाउन का ऐलान किया है। आज से अगले 7 दिन तक संपूर्ण लॉकडाउन जारी रहेगा। वीकेंड लॉकडाउन लगाया, क्या उसको एक्सटेंड करने की या उसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं और अब ये अगले रविवार यानी 9 तारीख तक 10 सवेरे तक अब ये जो लॉकडाउन है वो रहेगा, मतलब कंटिन्यू रहेगा और सारे प्रदेश में रहेगा। उधर पंजाब में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 7,327 नए मरीज मिले, जबकि कोरोना ने 157 लोगों की जान ले ली। लुधियाना में सबसे ज्यादा 1404 कोरोना मरीज सामने आए। राज्य में कोरोना की वजह से अब तक 9,300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पंजाब में 60,108 एक्टिव केस हैं, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। उधर गुजरात में भी कोरोना की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ती हुई दिख रही है। पिछले 24 घंटे में 12,978 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि कोरोना की वजह से 153 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इस दौरान 11,146 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा मरीज अहमदाबाद में मिले हैं। अहमदाबाद में 4,744 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि 27 लोगों की मौत हो गई। वहीं सूरत में 1,883 लोगों को कोरोना हुआ, जबकि 13 लोगों की मौत हो गई। और आइए अब आपको बताते हैं राजस्थान के हालात। यहां पर भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं। एक दिन में कोरोना के 18,298 नए मरीज सामने आए, तो वहीं एक दिन में 159 मरीजों की मौत हो गई। सबसे ज्यादा खराब हालात तो राजधानी जयपुर के हैं, जहां पिछले 14 महीनों का रिकॉर्ड टूट गया है। 14 महीनों बाद पहली बार मरीजों की संख्या 4,000 को क्रॉस कर गई है। बीते 24 घंटों में यहां 34 लोगों की मौत हुई। सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में 7 जिले जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अलवर, कोटा, पाली और चित्तौड़गढ़ शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर ममता बनर्जी का जादू चला और उनकी पार्टी ने राज्य में तीसरी बार शानदार जीत दर्ज की। ममता बनर्जी आज शाम 7 बजे कोलकाता में राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात करेंगी और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगी। इस बात की जानकारी खुद राज्यपाल ने ट्वीट कर दी। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बताया कि उन्होंने टीएमसी की जीत के लिए ममता बनर्जी को बधाई दी है। साथ ही ये भी कहा कि आज शाम 7 बजे राजभवन में ममता बनर्जी से मुलाकात होगी। इससे पहले ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की कि कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाए और जीत का जश्न ना मनाया जाए। और चलिए हम सीधे रुख कर लेते हैं कोलकाता। हमारी सहयोगी आशिका सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशिका, बताइए जरा, क्योंकि ममता बनर्जी ने अपील की है कि जीत के उत्साह में प्रोटोकॉल ना तोड़ें, प्रोटोकॉल का, कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाए। उस तरह की तस्वीर दिख रही है क्या वहां पर? क्योंकि कल हमने देखा था कि हालांकि उतने उत्साहित नहीं थे, लेकिन तब भी उत्साह तो दिखाई दे रहा था। वो सीधे सीधे प्रोटोकॉल का उल्लंघन तो है ही। बिल्कुल, कल जैसे कि तस्वीरें सामने आई थी, कोविड प्रोटोकॉल जो है तोड़ा गया और बार बार ठीक ममता बनर्जी के घर के सामने भी तोड़ा गया, जिसके बाद खुद वो बाहर आई और उन्होंने लोगों से ये अपील की कि लोग घर को लौट जाएं और जो विजय जुलूस होगा कोविड ख़त्म होने के बाद ब्रिगेड में बहुत बड़ा समावेश करके होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रविंद्र जयंती जो कि 9 तारीख को है, आने वाली 9 तारीख को है, उस दिन जो है वो लोगों से धन्यवाद ज़रूर कहेंगी, लेकिन विजय जुलूस नहीं निकाला जाएगा। इस बीच आज जो विधायक हैं जीत कर आए टीएमसी के, उनके साथ बैठक करेंगी। मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा इस पर चर्चा हो सकती है और कोशिश ये है कि जल्द से जल्द शपथ ग्रहण जो है वो किया जाए, जिससे कि सरकार जो है वो वापस अपना काम कोविड को लेकर के करना शुरू कर दे। और जो भी शपथ ग्रहण का भी कार्यक्रम होगा, ममता ने ये भी साफ कर दिया है कि वो भी बहुत ही छोटा होगा।
ठीक है आशिका, लौट रहे हैं, आप रही हैं हमारे साथ। उधर बंगाल की सबसे अहम सीट नंदीग्राम विधानसभा सीट से ममता बनर्जी हार गई हैं और शुभेंदु अधिकारी को जीत मिली है। जीत हासिल करने के बाद बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने जनता का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि नंदीग्राम की जनता ने राज्य के मुख्यमंत्री को हराकर एक कार्यकर्ता को चुना है। जरा सुनिए शुभेंदु ने क्या। नंदीग्राम में जो जीत हुआ इसलिए मैं पूरा के पूरा नंदीग्राम का जनता को डेडिकेट कर रहा हूँ। नंदीग्राम का जनता चीफ मिनिस्टर को हरा के पॉलिटिकल वर्कर को एक्सेप्ट किया। आशिका हमारे साथ लगातार बनी हुई है। एक बड़ी जीत तो है ही आशिका शुभेंदु की। शुभेंदु ने राज्य की चीफ मिनिस्टर को चुनौती दी और ये हालांकि वो दावा कर रहे थे 50,000 वोटों से हराएंगे, वो तस्वीर नहीं बन पाई, वो दावा सही नहीं हो पाया, लेकिन चीफ मिनिस्टर को हराना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पूरा बंगाल एक तरफ और नंदीग्राम एक तरफ। देखिए कल नंदीग्राम को लेकर के लगातार जो है वो कंफ्यूजन बना हुआ था। पहले ये खबर आई कि ममता बनर्जी की जीत हुई है, उसके बाद ये खबर आई कि नहीं शुभेंदु अधिकारी की जीत हुई है, जिसको लेकर ममता बनर्जी ने नाराजगी भी जताई और कोर्ट तक जाने की बात भी कही है। बहरहाल जीत का सर्टिफिकेट शुभेंदु अधिकारी को मिल चुका है, यानी कि ईसी की तरफ से साफ कर दिया गया है शुभेंदु अधिकारी की ही जीत हुई है। ये बहुत बड़ी जीत। एक तरफ बीजेपी जो है वो ये तो दुख मना रही है कि सरकार नहीं बन पाई, लेकिन इससे ज़रूर खुश है कि नंदीग्राम जिस पर की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, वहाँ से शुभेंदु अधिकारी की जीत हुई है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कल पूरे दिन जो है वो कांटे की टक्कर दोनों के बीच चलती रही है। कभी 6 वोट से कोई आगे, कभी कुछ 100 वोटों से आगे। तो ये नंदीग्राम की कहानी, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को शायद नई सीट ढूंढनी पड़ेगी। हालांकि अभी 3 विधानसभाओं पर चुनाव फिर से होंगे। ठीक है आशिका लौट रहे, जरा बता दे कि ममता की पार्टी राज्य में बड़ी जीत हासिल कर चुकी है, लेकिन ममता बनर्जी अपनी सीट नंदीग्राम से हार गई हैं। लेकिन इस लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए तृणमूल कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन कार्यालय को एक खत लिखा। इस खत में टीएमसी ने मतगणना में अनियमितता का आरोप लगाते हुए फिर से मतगणना कराने की मांग की, लेकिन चुनाव अधिकारी ने उनकी इस मांग को कर दिया खारिज। जो चुनाव आयोग ने नंदीग्राम सीट पर शुभेंदु अधिकारी की जीत का ऐलान कर दिया। आशिका लगातार हमारे साथ बनी हुई, उनके पास हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें टीएमसी कह रही है कि रिकाउंटिंग हो, लेकिन चुनाव अधिकारी की तरफ से इस मांग को खारिज कर दिया गया। पश्चिम बंगाल के हल्दिया में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पर हमला हुआ। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से जीत हासिल करने के बाद सर्टिफिकेट लेने के लिए पहुंचे थे। सर्टिफिकेट लेने के बाद जैसे ही उनका काफिला वहां से निकला, कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। इस हमले में किसी को भी चोट लगने की खबर नहीं है, लेकिन हमला तो हुआ है। हमला हुआ कुछ लोगों की तरफ से हल्दिया में, जब वो अपनी जीत का सर्टिफिकेट लेने के लिए शुभेंदु अधिकारी जा रहे थे, इसी दौरान उन पर हमला किया गया। हालांकि किसी को चोट जरूर नहीं आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि हमला हुआ था, पथराव किया गया था। आशिका लगातार हमारे साथ बनी हुई है। आशिका, अब तो तृणमूल कांग्रेस जीत गई। पहले तो ये बताइए कि हमले का आरोप, क्योंकि बीजेपी की तरफ से अक्सर टीएमसी पर ही लगाया जाता है, अब तो टीएमसी जीत गई, अब इस हिंसा का मतलब क्या? और दूसरी बात ये कि आप इतनी सीटों पर जीत गए, जबरदस्त आपको बहुमत मिला, अब क्या ठीक रात फिर चुनाव आयोग पे फोड़ा जाएगा, ईवीएम पर फोड़ा जाएगा? क्योंकि रिकाउंटिंग की बात कर रहे हैं अब नंदीग्राम से। अगर ममता बनर्जी हार गई है तो तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि रिकाउंटिंग हो। जो तस्वीरों की बात अगर हम करें, तस्वीरों में देखा जा सकता है कि हरे रंग का गुलाल लगा करके कुछ लोग जो हैं वो शुभेंदु अधिकारी के गाड़ी के ऊपर हमला करते हुए नज़र आ रहे हैं। पथराव भी वहां पर किया गया। सिर्फ शुभेंदु की गाड़ी नहीं, मैं आपको ये भी बता दूं कि कल रात पश्चिम बंगाल में अनगिनत भाजपा के जो कार्यालय हैं उनके ऊपर हमला हुआ है। तस्वीरें सामने आई है जहां भाजपा के कार्यकर्ताओं के घर में घुस करके तोड़फोड़ और पथराव करते हुए नजर आए हैं। आरोप टीएमसी के ऊपर लग रहा है और जीत का जश्न जो है वो उसमें कहीं ना कहीं ऐसी तस्वीरें रंग में भंग का काम करती हैं। जसप्रीत, हाँ आशिका, लेकिन ये तो बताइए, ये रिकाउंटिंग की मांग नंदीग्राम में क्यों उठ रही है? जिन सीटों पर तृणमूल कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया है, जीत हासिल की है, बहुमत हासिल किया है, फिर वहां पर भी रिकाउंटिंग क्यों नहीं मांग की जाती? वहां पर क्यों ना आरोप लगाया जाए कि मतगणना में अनियमितता हुई है?
जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया, नंदीग्राम को लेकर के कल काफ़ी देर तक कंफ्यूजन बना हुआ था, जिसके दौरान एक बार ये खबर आई कि ममता बनर्जी की जीत हो गई है 1200 वोटों से, फिर उसके बाद ये खबर आई कि नहीं, ममता बनर्जी नहीं, शुभेंदु अधिकारी की जीत हुई है। तो यही आरोप ममता बनर्जी की तरफ से लगाए गए और ये कहा गया है कि नंदीग्राम में कुछ चीटिंग हुई है, जिसको लेकर के चुनाव आयोग को शिकायत करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे। तो आरोप ममता बनर्जी की तरफ से कि काउंटिंग जो है उसमें गड़बड़ी की गई है और इसी की शिकायत चुनाव आयोग के पास चिट्ठी लिख करके कल रात को ही टीएमसी का प्रतिनिधि मंडल वहां पहुंचा और शिकायत की। हालांकि जो काउंटिंग की मांग थी उसको तो खारिज कर दिया है चुनाव आयोग ने, लेकिन अब देखना है कि क्या, जैसा कि ममता बनर्जी ने कहा था, इसे लेकर के कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा, वो कदम उठाया जाता है कि नहीं। आशिका, ये पहला चुनाव था, आप लगातार वहां पर चुनाव कवर करती रही हैं और आपने खुद भी इस बात का जिक्र किया था, ये पहला चुनाव था जब उस बड़े पैमाने पर हिंसा नहीं हुई जिस बड़े पैमाने पर बंगाल के इलेक्शंस में होती रही है। चुनाव आयोग पर भी सवाल, लेकिन इस सब के बीच अब जरा बताइए, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पर हमला हुआ, अब तृणमूल कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता में लौट रही है, तो क्या ऐसे में फिर उसी तरीके की परंपरा आगे भी देखने को मिलेगी जो होती रही है? देखिए, जो आकलन जैसा कि मैंने पहले भी इस राज्य में देखा है और हिंसा की तस्वीरें देखी हैं, संभव है कि आने वाले कम से कम एक सप्ताह तक ये तस्वीर जो है वो ना बदले और जगह जगह से हिंसा की खबरें सामने आएँ। संभव है कि जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है, उनके कार्यकर्ताओं, उनके पार्टी ऑफिसेस पर हमला हो, जैसा कि कल जैसे रुझान ही आए थे, नतीजे भी पूरे नहीं आए थे, तभी ये सिलसिला शुरू हो गया था। तस्वीरें सामने आने लगी थी कि बीजेपी के पार्टी ऑफिस जगह जगह पर वो उनमें तोड़फोड़ हो रही थी। तो संभव है कि आने वाले कुछ दिन भी हिंसा की यही तस्वीर बंगाल से देखने को मिलेगा। गायत्री, बिल्कुल बिल्कुल आशिका, लौटेंगे आपके पास, क्योंकि एक और अहम खबर मिल रही है, वो ये कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी की जीत के बाद बीजेपी नेताओं और दफ्तरों को लगातार बनाया जा रहा है निशाना, और इसीलिए सवाल आशिका आपसे पूछा गया था। लेकिन इस सबके बीच बता दें कि दक्षिण 24 परगना जिले में हुआ है ऐसा, जहां एक बार फिर बीजेपी ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ की गई, दफ्तर में रखे सामान को तोड़ दिया गया। इस हमले में अभी तक किसी के जख्मी होने की सूचना फिलहाल नहीं मिली है, लेकिन लगातार बीजेपी नेता और उनके दफ्तरों को बनाया जा रहा है निशाना। तो दक्षिण 24 परगना का यह मामला है, बीजेपी नेताओं और दफ्तरों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। जहां हल्दिया में शुभेंदु अधिकारी जब सर्टिफिकेट जीत कर लेने जा रहे थे, उस दौरान भी जबरदस्त हमला हुआ था, पथराव हुआ था, और इस सब के बीच कुछ और तस्वीरें हिंसा की दक्षिण 24 परगना में सामने आई, जहां पर देखिए किस तरीके से तहस नहस कर दिया गया। ये बीजेपी दफ्तर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जमकर तोड़फोड़ की गई, बीजेपी नेताओं पर हमला हुआ, दफ्तर में रखे सामान को जबरदस्त तरीके से तोड़ा गया है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अभी तक हालांकि इसमें किसी के जख्मी होने की खबर नहीं है, लेकिन जानकारी है कि टीएमसी की जीत के बाद इस तरीके की तस्वीर, हिंसा से भरी तस्वीरें अलग अलग जगहों पर। पश्चिम बंगाल में तमाम दावों के बावजूद बीजेपी 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। हार के बाद बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि उनकी पार्टी सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएगी। ममता जी के कुछ बयान, जैसे सारे मुस्लिम एक हो जाओ, अभी चुनाव प्रचार के दौरान उनका दिया हुआ भाषण, तो वो भी एक विषय था। फिर सारे विपक्ष को उन्होंने एक करने के लिए पत्र भी लिखा, फिर इमोशनल, बंगाल की बेटी, फिर इस प्रकार के सारे इशू चले, फिर चेयर पर बैठकर निकलना, तो लोगों की सहानुभूति। तो ये चुनाव कोई ऐसा डेवलपमेंट के नारे के साथ दिया गया हो या हम बंगाल का विकास करेंगे, ऐसा नहीं रहा। ये पूरा इमोशनली प्ले किया गया, ऐसा लगता है मुझे। बंगाल में चुनाव खत्म होने के बाद एक तरफ कई जगहों पर हमले की खबरें सामने आ रही हैं, तो वहीं बम मिलने का सिलसिला भी अभी लगातार जारी है। उत्तर 24 परगना के भाटपारा में एक खाली मकान से आज सुबह विस्फोटक बरामद हुए हैं। विस्फोटक की खबर मिलते ही वहां लोगों की भीड़ जुट गई। इस घटना से आसपास के लोगों में दहशत है। तो ये उत्तर 24 परगना का मामला, विस्फोटक यहां से, ये देखिए किस तरीके से विस्फोटक बरामद हुआ है। चुनाव खत्म हो चुके हैं, रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, उसके बावजूद भी विस्फोटक बरामद हो रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हिंसा की खबरें भी सामने आ रही हैं, लेकिन इस सब के बीच विस्फोटक की बरामदगी के बाद लोगों में दहशत है।
चुनाव परिणाम के दिन पश्चिम बंगाल के सीटों के रुझान आए। न्यूज 18 इंडिया फिर रहा सबसे आगे। पश्चिम बंगाल की स्थिति तो पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। लाइव रिजल्ट हब की ताकत। ममता बनर्जी हार गई हैं। सबसे विश्वसनीय चेहरों और नतीजों के साथ तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही मुकाबला दिख रहा है। फिर एक बार